है वो होता है ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, इन चार चीज से मिलाकर पेड़ पौधा भोजन बनाता है। और भोजन में क्या बनाता है? तो भोजन में बनाता है ग्लूकोज बनाता है, याद कर लेना। भोजन में क्या बनाता है? ग्लूकोज। जब ग्लूकोज खा लिया तो कुछ निकालेगा भी, और निकालता है क्या चीज पेड़ पौधा? रेजिन, गोंद, रेजिन। जय हिंद दोस्तों। 12 जनवरी जो आर्मी का एग्जाम देने वाले होंगे ट्यूटोरियल आर्मी वालों के लिए, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जीके और जीएस का, पिछले वीडियो में हमने जो मैराथन क्लास वाला जो वीडियो बनाया था उसी का अगला पार्ट है यह, और इसमें भी बहुत सारा जो है जीके जीएस का आपको जो है रिवीजन होने वाला है। तो चलते हैं बिना टाइम के बर्बाद किए हुए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, पहला, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? साइंस का क्वेश्चन ये है कि गाड़ी जो मोटर वाहन में पीछे देखने के लिए कौन दर्पण का प्रयोग होता है? वो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से एक और क्वेश्चन आता है, उत्तल दर्पण का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक और छोटा। वास्तविक बनाता है और छोटा बनाता है। ये ऐसे याद कर सकते हैं कि कितनों बड़ा जो है, कितनों बड़ा पीछे जो है आप बाइक चला करके जा रहे होंगे, कितनों बड़ा पीछे जो है रहे आपका जो ट्रक रहे, उसको जो छोटे से ऐनक में दिखा देता है। तो मतलब वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन बनाता है? तो उत्तल दर्पण बनाता है। दर्पण से और क्वेश्चन आता है, हजामत बनाने के लिए कौन दर्पण का प्रयोग होता है? तो हजामत बनाने के लिए आपका जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दांत के चिकित्सक में आप लोग मेडिकल साफ करवाए होंगे, तो उसमें जो दांत के लगाया होगा ऐसे चम्मच की तरह, उसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। मतलब चिकित्सक के रूप में भी अवतल दर्पण का यहाँ पे प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है मोटर वाहनों में होता है जी। और पूछता लेंस से संबंधित आ जाएगा क्वेश्चन, तो क्या करेंगे? उत्तल लेंस यदि जब कह देगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग जो है करते हैं दूरदृष्टि दोष में। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष में, और अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग करेंगे निकट दृष्टि दोष में। अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, प्लस होता है इसका चिन्ह, और इसका चिन्ह जो है माइनस होता है। अवतल लेंस का माइनस होता है। इसे अब सारी लेंस कहा जाता है और इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। इन सब प्रश्नों को आपको याद कर लेना, क्योंकि इन सभी के सभी जो है इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितना होता है? अब ध्वनि से बात की जाए तो ध्वनि से क्वेश्चन आ जाएगा, तो केवल यही नहीं कि जो प्रिंट में हमने लिखा करके आज बता रहे हैं वही केवल आएगा। अब जो लिखेंगे इसमें से कोई भी प्रश्न आपका ध्वनि से संबंधित एग्जाम में पूछ सकता है। यह कोई नहीं जानता कि एग्जाम क्या पूछेगा, लेकिन यह सब जानता है कि इतना क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद ध्वनि से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक टॉपिक से पढ़ लेंगे तो उससे क्वेश्चन छूटने का नाम नहीं लेगा। ध्वनि कैसी तरंग है? तो यह है अनुदैर्ध्य धार्य तरंग। लेकिन वही पर प्रकाश कहेगा तो प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम चाल किसमें होती है? तो अधिकतम चाल हो जाएगी इस्पात में। इस्पात बोले तो इस्पात के जगह धातु रह जाएगा, तो क्वेश्चन को छोड़ नहीं देना, धातु भी मान लेना। इस्पात के जगह धातु भी हो सकता है। स्टील भी, इस्पात को ही हम लोग स्टील भी बोलते हैं, स्टील हो जाएगा, स्टील भी हो जाएगा। ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होता है। हम लोग ध्वनि 3 प्रकार का होता है। एक ध्वनि होता है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। तो 20 हर्ट्ज से कम के ध्वनि को बोलते हैं हम लोग अवश्रव्य ध्वनि, जिसे हम लोग नहीं सुन सकते। कुत्ता बिल्ली ये सब सुन लेता, तभी तो धप धपी जान के जी की रात्रि में वो भौंकने लगता है। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाले जो ध्वनि होता है, इस ध्वनि को हम लोग सुनते हैं। तो जो हम लोग, हमारे कान जो ध्वनि को सुनती है उसे हम लोग श्रव्य ध्वनि कहेंगे। और जो ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, जिसे हम लोग नहीं सुनते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, जिसका प्रयोग सोनार करता है और चमगादड़ करता है, सोनार और चमगादड़ करता है, तो ये ध्वनि हो जाएगा कैसा ध्वनि? तेरा बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि। बहुत इंपोर्टेंट है, सभी के सभी ध्वनि से क्वेश्चन आएगा, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ध्वनि के चाल पूछा है, तो ध्वनि गमन किसमें नहीं करती है? तो ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। निर्वात में ध्वनि जो है गमन
नहीं करते। निर्वात में इसकी चाल 0 मीटर प्रति सेकंड होता है और वायु में चाल इसका होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब 1 सेकंड में 332 मीटर इतना दूर चली जाएगी ध्वनि जी की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। ये तो एक केवल माध्यम है बताने का। क्वेश्चन तो इससे बौछार बौछार जिसे निकलता बारिश की बूंद की तरह बौछार निकल जाएगा। इससे बहुत सारे प्रश्न, हजारों हजार प्रश्न आपका आज रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र ग्रह कौन सा जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है? तो पूरब से पश्चिम की ओर शुक्र ग्रह घूमती है। पूरब से पश्चिम दिशा में कौन घूमती है? तो शुक्र ग्रह घूमती है। शुक्र ग्रह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रह से क्वेश्चन जब आ गया है तो ग्रह जान लेते हैं। तो ग्रह की संख्या टोटल के टोटल हमारा 8 है। पहले था 9, पहले 9 था तो इसको में से प्लूटो को हटा दिया गया। उसको 9 में से प्लूटो को हटा दिया गया है। तो अब ग्रह की संख्या टोटल के टोटल 8 है। लेकिन हम लोग के जो है पूजा पाठ में बोला जाता है नवग्रह का लकड़ी, मतलब हम लोग का शास्त्र में भी 9 ग्रहों का जिक्र है। 8 ग्रह में कौन कौन है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। बुध, शुक्र की दूरी के अनुसार है सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और लास्ट में वरुण आ जाते हैं। वरुण आ जाता है। बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एक मिनट थोड़ा सा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें हम आपको एक दूरी के अनुसार भी बता देते हैं। दूरी से अनुसार कंसेप्ट सीख लेला के बाद आपको थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, लेकिन कंसेप्ट सीख लेला के बाद आपका जो क्वेश्चन गलती नहीं होगा। सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। सबसे नजदीकी ग्रह बुध है और बुध को हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। अंग्रेजी दे देगा तो भी आप फंस सकते हैं। इंग्लिश में मरकरी ऐसे लिख के दे देगा तो पढ़ला लिखला सब गोबर हो जाएगा। देखिए मरकरी को ही बुध बोलते हैं। बुध के बाद आता है शुक्र ग्रह दूसरा नंबर पे। सभी अपने अपने अक्ष पे घूमते रहता है। शुक्र को बोला जाता है वेनस बोला जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी को बोला जाता है अर्थ, तो जानते होंगे पृथ्वी। मंगल को बोला जाता है मार्स ग्रह, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जुपिटर को बोला जाता है, बृहस्पति को बोला जाता है। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, और इसे बोला जाता है जुपिटर। तो इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना। रंग से क्वेश्चन पूछेगा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह है आपका ब्लू प्लेनेट हो जाएगा हमारा पृथ्वी पानी के अधिकता के कारण पृथ्वी पर खाली पानी, इसी कारण जो है नीला दिखाई देता। पूछेगा लाल ग्रह कौन है? तो लाल ग्रह आपकी मंगल हो जाएगा। पूछेगा लाल ग्रह हो गया। पूछेगा आपका पीला ग्रह कौन है? तो पीला ग्रह हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। ये ग्रहों का पूछेगा चमकीला ग्रह, चमकीला तारा कौन है? तो चमकीला तारा आपका भी शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के भागनी कौन है? पृथ्वी के भागनी भागनी बोले, बहन बोले, जुड़वा सब कौन है? शुक्र है जी। कि भोर या शाम के तारा भी कौन है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह बहुत इंपोर्टेंट रहना। जीवन मिलने की संभावना कौन ग्रह पे है? तो मंगल ग्रह पे। इस ग्रह से संबंधित इतना क्वेश्चन से ज्यादा आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य से क्वेश्चन आ गया है। तो सूर्य हमारा ग्रह नहीं, यह एक तारा है और चंद्रमा हमारा उपग्रह है जी। तो सूर्य में जो है जो भी ऊर्जा निकलता है ये कौन विधि से निकलता है? ये पूछता, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। नाभिकीय संलयन। अब क्या किया है कि संलयन नहीं बोल करके फ्यूजन बोल देता है। ये अंग्रेजी वास्तव में FUSSION फ्यूजन होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन विधि से जो नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा सूर्य में जो है एक हाइड्रोजन जुट जुट के हीलियम बना लेता है। तो संलयन विधि हो जाएगा। इसमें संलयन विधि हो जाएगा। कौन विधि होगा? तो नाभिकीय संलयन होगा। तो उसमें सर्वाधिक गैस कौन सा भरा हुआ? तो सबसे ज्यादा जो भरा हुआ वो हाइड्रोजन होगा। तो 559 क्या होगा? हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे ज्यादा कौन गैस भरी हुई है? तो सबसे ज्यादा जो है हाइड्रोजन है। और उसी हाइड्रोजन जो है नाभिकीय फ्यूजन क्रिया के द्वारा जो है हीलियम बनता है और ऊर्जा निकालता है।
फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देगा? तो हैली नामक पुच्छल तारा, जो हम लोग को 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। इस तारा का नाम है हैली धूमकेतु। हैली हैली धूमकेतु बोला जाता है। धूमकेतु मतलब 76 वर्ष के बाद दिखाई देगा। बहुत भाग्यशाली आदमी रहेगा जो जिसे पुच्छल तारा आसमान में पूछ की तरह कई कई महीनों तक यह दिखाई देगा, जिसे बोला जाता है हैली नामक पुच्छल तारा। और यह 2062 ईस्वी में यदि जब हम लोग जीवित रह गए तो हम लोग भी सौभाग्यशाली आदमी होंगे जो इसे देखने का हम लोग काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना सेकंड लगता है? 500 सेकंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। इसी को बदल दिया है, 8 गुने 60 हो जाएगा 480 और प्लस 20, 8 400 8 6 48 480 प्लस 20 आप जोड़ लीजिए 500 सेकंड हो जाएगा। 500। अब सूर्य के प्रकाश से क्वेश्चन आ सकता है। सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तो अभी विधि बता दे कौन विधि से बनता है। इसका वेग पूछता है। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि जब कोई स्पीड चलता है तो वह चीता से भी ज्यादा, चीता क्या हवा है, सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे महत्तम वेग है कौन? प्रकाश वेग है। और इसे सी से सूचित किया जाता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यदि जब किलोमीटर में पूछे तो 30 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में जाता है। सोच सकते हैं 30 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में जाता है। और इतना इसकी महत्तम वेग होता है। वायु या निर्वात में लगभग बराबर होता है। अलग अलग माध्यम में इसकी चाल अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? भारत ने 14 मई 1974 ईस्वी को पोखरण राजस्थान में किया था, लेकिन वह फुस होकर के रह गया था। मतलब हल्का सा सक्सेस हम लोगों का नहीं हो पाया था, लेकिन कोशिश हम लोगों के द्वारा किया गया था। 14 मई 1974 ईस्वी को भारत ने पहला जो है परमाणु परीक्षण किया था। 14 मई 1974 को पोखरण में किया था। दूसरा कब किया था? दूसरा किया था आकर के 1998 में, जो स्माइलिंग बुद्धा, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता? तो मोनोजाइट अयस्क से क्वेश्चन आता है। ये अयस्क है, पूछेगा थोरियम का अयस्क कौन है? थोरियम कहां से निकलता है? तो थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। मोनोजाइट। अब अयस्क से क्वेश्चन आ गया तो अयस्क से क्वेश्चन का भरमार है हमारे पास। और इस क्वेश्चन के भरमार को आज हम आप लोगों के पास भी पहुंचा देता हूं। कितने अयस्क कौन कौन किसका होता है वो बहुत इंपोर्टेंट है। जैसे बॉक्साइट के पूछ दे, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट हो जाएगा आपके एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। बॉक्साइट हो जाएगा एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। हेमाटाइट, 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 मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, सीडेराइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये तीनों के तीनों जो है लोहा का अयस्क है। तीनों के तीनों लोहा बोले तो एफ ही परमाणु संख्या 26 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट लोहा का अयस्क है। पूछता सीनेबार, सीनेबार किसका अयस्क है? तो ये है पारा का अयस्क है। सीनेबार पारा का अयस्क है। पारा बोले तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एकमात्र धातु कौन है? तो पारा हो जाएगा। सिनेबार पारा का अयस्क है। चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? तो चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर इसका संसूत्र होता है NaNO3। ये हो जाएगा आपके जो है सोडियम का अयस्क है। सोडियम का अयस्क। कैलेमाइन तांबा का अयस्क है। तो अयस्क से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है। अगला क्वेश्चन है, उसी मोनोजाइट थ्योरियम का अयस्क पूछेगा। जादू गोला यूरेनियम के लिए, यूरेनियम का भी एक बहुत बढ़िया अयस्क होता है। यूरेनियम का अभी ये ध्यान नहीं आ रहा है। यूरेनियम का भी अयस्क जो है बहुत इंपोर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन है? थायराइड ग्रंथि। अब शरीर में ग्रंथि कौन कौन होता है वो हम देख लेते हैं। माथा से शुरू करते हैं तो माथा में हम लोगों का होता है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि, नामे हुआ मास्टर, तो मतलब सभी ग्रंथियों का मालिक मास्टर ग्रंथि। इसे पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसे पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद होता है गला में हम लोगों का पाया जाता है
गला में पाया जाता है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या पैराथायराइड भी बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि हो गया, अग्नाशय हो गया, हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा, बहुत सारे ग्रंथि पाया जाता है। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो वो है थायराइड ग्रंथि है। थायराइड इसका करेक्ट आंसर होगा। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है, स्तनधारी उसे हम लोग बोलते हैं जो दूध देता है। स्तनधारी उसे हम लोग बोलेंगे जो दूध देता है, जिसे मैमेलिया के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे बड़ा दूध देने वाला प्राणी कौन है, जिसके पास स्तन हो, जो दूध अपने बच्चों को पिलाती है, चाहे आदमी हो या जानवर बहुत सारे हो। उसी प्रकार से ब्लू व्हेल जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी है। कहाँ गए ब्लू व्हेल, यह ब्लू व्हेल मछली, व्हेल मछली जो है दुनिया का सबसे विशाल स्तनधारी है, हाथी से भी बड़े होता है। अगला, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया, तो लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ऐसे पूरा नाम है। लैंडस्टीनर जो है ब्लड ग्रुप के खोज किया था। ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन जान लेते हैं। ब्लड ग्रुप कुल कितने प्रकार के होता है, तो ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप, ब्लड होता है दो प्रकार के, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के ब्लड होता है। लेकिन अब इसमें थोड़ा और जान लेते, इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। जब क्वेश्चन आ गया युवा पे तो उसको हम दिमाग में आपको बैठा के रखेंगे। और इसका जीवन काल 1 से 4 दिन के बीच होता है, जिसे 2 से 3 दिन भी हो सकता है, 1 से 3 दिन भी हो सकता है, मतलब 1 से 4 के बीच में ऑप्शन रहेगा, तो रंग देना है। और इसको बोला जाता है रक्त का बॉडीगार्ड, निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, इसमें हीमोग्लोबिन वगैरह ये सब पाया जाता है। यहाँ हम चर्चा किए ब्लड ग्रुप के, तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होता है। कौन होता है, ए होता है, ए बी होता है, ए होता है, बी होता है और ए बी होता है और एक ओ होता है। जिसमें सर्वदाता, बहुत फेमस क्वेश्चन है, सर्वदाता मतलब सबको देता है, ये किसी से लेता नहीं है, लेगा केवल अपने कैटेगरी से। राजा भीख भी मांगेगा तो एक राजा दूसरे राजा से मदद मांगेगा, हम लोग के पास थोड़े आएगा मांगने के लिए। तो ओ जो है सर्वदाता है। ये भी सर्वग्राही है, यह किसी से भी ले लेता है। भिखारी ना तो राजा देखेगा ना गरीब देखेगा, किसी से भी ले लेगा। और ये दोनों के लिए अलग अलग अपनी सीमा होती है। तो ये सर्वग्राही है और ये सर्वदाता है के। तो ये 4 ग्रुप के होता है। और ये चारों ग्रुप के खोज कौन किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर। यही क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप के खोज किसने किया था, तो ब्लड ग्रुप के खोज लैंडस्टीनर ने किया था। अभी पढ़ा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या है, तो प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। कोरोना का क्वेश्चन आ गया नहीं, अच्छा कोरोना का स्पुतनिक 5 वैक्सीन था, कोरोना का स्पुतनिक 5 वैक्सीन था। यहाँ स्पुतनिक 1 है, तो दुनिया का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह। उपग्रह किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग का पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर जो भी घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर चाहे हमारा सैटेलाइट हो या कोई हो, चांद हो, सब उपग्रह हुआ। जो ग्रह के चारों ओर घूमे उसे उपग्रह बोलते हैं, चाहे हमारा सैटेलाइट हो या इतनी एस्टेरॉइड हो छोटा सा, सब उपग्रह के गिनती में आएगा। उपग्रह के लिए वैसे बहुत सीमा होता है कि उसका साइज वगैरह कितना होना चाहिए, लेकिन हमारा सैटेलाइट जो भी अंतरिक्ष में तैर रहा है सभी उपग्रह की गिनती में आ सकता है। तो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह का मतलब हुआ जिसे आदमी ने भेजा, तो वो रूस भेजा था, स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 1 ये कौन भेजा है, तो रूस ने भेजा था। कौन भेजा था, रूस, पहला उपग्रह। अब अंतरिक्ष से क्वेश्चन आ गया है, तो अंतरिक्ष का रंग कैसा होता है, तो अंतरिक्ष का रंग काला होता है। देखिए अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में तैरने वाला मतलब तैरने वाला का प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा था, ये भी रूस का था। प्रथम भारतीय कौन थे अंतरिक्ष में तैरने वाला, तो वो थे राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वे कल्पना चावला थे, कल्पना चावला थे। तो ये सभी क्वेश्चन जो है अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति क्या कहलाती है। अस्थाई स्मृति मतलब जो भूल भी सकता है, तो अस्थाई स्मृति को, स्मृति का मतलब हुआ स्टैच्यू, तो अस्थाई स्मृति को हम लोग रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म पूछेगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी आप लोगों के लिए याद रखना पूछ सकता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कम लो भुला गए, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, जा आएगा ध्यान में कभी, सीपीयू का फुल फॉर्म में भूल चुका हूँ, आप लोग गूगल से सर्च करके इसे लिख लेना।
कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सेरिब्रम को। सेरिब्रम को कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्रेस्ड कुछ गड़बड़ हो गया है सीपीयू में, अच्छा याद आएगा कभी तो बोलता नहीं। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सेरिब्रम को। कहा है कंप्यूटर का सेरिब्रम सीपीयू कहलाता है। ये कंप्यूटर का दिमाग है, और अभी भले मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ये कंप्यूटर के दिमाग इसे कहा जाता है सेरिब्रम। जैसे हम लोग का सेरिब्रम होता है, वैसे कंप्यूटर का सेरिब्रम कौन है, तो सीपीयू है। कंप्यूटर का सेरिब्रम कौन है, सीपीयू होता है। कम पूछता है इनपुट डिवाइस, ये सब कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं आता। यदि जब आ जाएगा क्लर्क वगैरह में कहा हुआ आता है, इनपुट डिवाइस माउस हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, जिससे हम लोग उसमें जो है डालते हैं। इनपुट का मतलब हुआ जो उसमें डाला जाता है। वही प्रिंटर हो जाएगा, तो प्रिंटर बाहर निकालता है, तो उससे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। मात्रक से क्वेश्चन आ गया है, प्रतिरोध। मात्रक संबंधित क्वेश्चन को हम लंबे पेज में बना लेते हैं। मात्रक, राशि और मात्रा, राशि और मात्रक थोड़ा रिवाइज करा देते हैं, बोल ही देते हैं। ऊर्जा के मात्रक होता है, ऊर्जा के मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, जूल या किलोवाट घंटा भी होता है। एम्पियर के मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा लिख नहीं रहा हूँ चलते बढ़िया से कि बहुत जितना ज्यादा क्वेश्चन रिवीजन हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, ये चलते जो है धीरे स्पीड में थोड़ा लिख रहा हूँ। विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा। कार्य होवे, ऊर्जा होवे, उसका मात्रक जूल होता है। कार्य ऊर्जा जो भी रहे। बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग रहेगा तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो उसी में से एक हमारा आ गया है, यहाँ पे क्या आया है, तो एक आया प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक हम लोग का ओम होता है। ओम न देकर कैसे हेडफोन जिसे मोबाइल में डाल देता है इसी चिन्ह देता है, एयरफोन की तरह भी होता है, इसका चिन्ह होता है। लेकिन वही प्रतिरोधकता कह देगा तब क्या होगा, प्रतिरोधकता, तब सारा जो है सब चीज ये सब फेल हो जाएगा, और इसमें खाली माइनस लग जाएगा। ओम मीटर होता है, ओम इनवर्स मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। तो इन सब क्वेश्चन को आपको जो है याद कर लेना है एग्जाम में। प्रतिरोध लंबाई और चौड़ाई पे, क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। R बराबर रो इंटू एल बाई, इसका फॉर्मूला होता है। 10th का क्वेश्चन, बिजली के हीटर का एलिमेंट किस तक का बना होता है, तो हीटर रहेगा तो आंख मूंद करके नाइक्रोम मार देना। हीटर रहेगा तो नाइक्रोम हो जाएगा, हीटर रहेगा तो नाइक्रोम हो जाएगा। और वहीं पर यदि जब बल्ब रहेगा, तो बल्ब रहेगा तो बल्ब होता है टंगस्टन। यदि क्या हुआ इसको, बल्ब रहेगा तो बल्ब का हो जाएगा टंगस्टन, और इसका परमाणु संख्या 126 होता है। टंगस्टन को कैपिटल डब्ल्यू से सूचित करते हैं, टंगस्टन। तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, लेकिन हीटर का फिलामेंट जो है नाइक्रोम का बना होता है। याद कर लेना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक हो जाएगा वो मीथेन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस, मीथेन और प्रोपेन का बना होता है। प्राकृतिक गैस का मतलब होता है सीएनजी, सीएनजी कंपाउंड नेचुरल गैस, कंपाउंड नेचुरल गैस, कंपाउंड नेचुरल गैस। ये बना होता है मेथेन और प्रोपेन का, मेथेन और प्रोपेन का बना होता है। लेकिन प्रोपेन वही एलपीजी आ जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये होता है मीथेन और ब्यूटेन का। मेथेन और ब्यूटेन इसमें रहता है, ये याद कर लेना है आपको। ब्यूटेन इसका होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी बोले तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसका होता है प्राकृतिक गैस, इसका सीधा सीधा होता है प्राकृतिक गैस होता है, प्राकृतिक गैस होता है। तो सभी फुल फॉर्म है, तो उसमें मीथेन जो है सबसे प्रमुख होता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु, सबसे धातु यदि जब बात की जाए दुनिया भूपटल पे मतलब पृथ्वी के जो परत है, इस परत पे सबसे ज्यादा कौन धातु है, तो वो धातु हो जाएगा आपके एल्युमिनियम। धातु में एल्युमिनियम, लेकिन तत्व की बात करें तो तत्व में हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, तत्व में हो जाएगा ऑक्सीजन, लेकिन धातु में हो जाएगा एल्युमिनियम। सबसे जो धातु पूछेगा यदि जब पृथ्वी के भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा कौन धातु पाई जाती है, एल्युमिनियम, लेकिन तत्व यदि जब
जब आ जाएगा तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। यदि पूछेगा वायु में कितना कितना मिश्रण होता है, ये सब क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है क्योंकि सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायु में की बात करें, एयर की बात करें तो इसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है और 0.003% जो है कार्बन होता है, 0.003% कार्बन होता है और 21% आपका जो है 21% आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें 21% ऑक्सीजन होता है। सभी को बोल रहे हैं उसके हिसाब से जो है फटाफट नोट कर लेना या फिर रिवीजन के तौर पर एक दो बार वीडियो को देख लेना। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन हो जाएगी। टोटल के टोटल ये सब प्रश्न जो है इंपोर्टेंट है। पृथ्वी के भू प्रपट्टी पे सबसे ज्यादा पाई जाती है कौन, तो भू प्रपट्टी पे सबसे ज्यादा पाई जाती है आपका जो है, एक मिनट, भू प्रपट्टी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है एल्युमिनियम पाई जाती है। किस ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, तो सब शुक्र ग्रह। पृथ्वी का भागनी बोले, बहन बोले, जुड़वा ग्रह सब शुक्र है, जो कि पीला ग्रह। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोमंडल कहते हैं, क्षोमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर ये सब जो है। आयन मंडल होता है, बहुत सारे मंडल होता है, मंडल के बारे में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, 4 गो मंडल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है, तो ये जिप्सम का बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 5H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। कैल्शियम सल्फेट होता है, तो इसमें जिप्सम का बना होता है। जिप्सम किसको बोला जाता है, जिप्सम बना होता है। रासायनिक नाम का आएगा तो कैल्शियम सल्फेट, सूत्र होता है CaSO4 इंटू 5H2O, 5 अणु जल का रहता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है, तो मछलियां गिल्स या गलफड़ा की सहायता से सांस लेती है। अब सांस लेने वाले जीव से बात करें तो जितना भी स्थलीय कीट है, स्थलीय जीव और कीट, हम लोग जिससे हो गए स्थलीय जीव, वो सब लेता है फेफड़ा से सांस। सब हम लोग भी कौन चीज से सांस लेते हैं, तो नासका तो द्वार है, लेकिन सांस जो ओरिजिनल रूप से लेते हैं वो फेफड़ा से लेते हैं। वहीं पे बात की जाए गिल्स की, तो गिल्स जो सांस लेती है वो मछली जो सांस लेती है वो गिल्स या गलफड़ा से सांस लेते हैं। लेकिन कहेगा कुछ कुछ ऐसा जीव भी है जिसमें गिल्स और गलफड़ा दोनों पाया जाता है, वो जीव कौन है, तो वो है मेढक। इसे एम्फीबिया के नाम से भी जाना जाता है, मेढक। मेढक में जो है गिल्स और गलफड़ा दोनों पाया जाता, तब तो वह पानी में भी रहकर मगरमच्छ से बैर कर लेता है और जमीन पे आने पे भी उछल कूद कर लेता है। तो गिल्स और गलफड़ा जो है किसमें पाया जाता है, तो वो मेढक में पाया जाता है, एम्फीबिया उसको बोलते हैं कि हम लोग। हरे पौधा द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहता है। हरे पौधा जिस विधि द्वारा भोजन बनाता है उस क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण यदि जब एग्जाम में आ जाएगा तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि जब प्रकाश संश्लेषण का नाम बदल करके आपको दे देगा अंग्रेजी में नाम संश्लेषण, इसको अंग्रेजी में दे देगा फोटोसिंथेसिस, PHOT होता वास्तव में, लेकिन के कैक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हम सेट में देखे हैं, फोटोसिंथेसिस लिख करके दे देता है। तो इसके लिए 4 चीज की जरूरत होता है। कौन कौन चीज का जरूरी होता है, उसके लिए सबसे पहले चाहिए जो है जल चाहिए, H2O चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। फिर आपको चाहिए CO2 हो गया, और उसके बाद आपको हरित लवक या क्लोरोफिल चाहिए। हरित लवक या इसी को बोला जाता है क्लोरोफिल, पर्ण हरित भी बोला जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें मैग्नीशियम नामक धातु होता है। ये क्वेश्चन भी याद कर लेना है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। और हम लोग में जो हीमोग्लोबिन रहता है उसमें लोहा पाया जाता है। और एक चीज के जरूरी होता है, वो होता है ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश। इन 4 चीज से मिलाकर पेड़ पौधा भोजन बनाता है। और भोजन में क्या बनाता है, तो भोजन में बनाता है ग्लूकोज बनाता है। याद कर लेना, भोजन में क्या बनाता है, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज खा लिया तो कुछ निकालेगा भी, और निकालता है क्या चीज पेड़ पौधा, रेजिन, गोंद, ये सब चीज जो है उसके उत्सर्जी पदार्थ, रेजिन टेनिन गोंद, ये सब पेड़ पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है। जो हम लोग पेड़ पौधा में लस करके जो चीज देखते हैं वही वास्तव में उसका उत्सर्जी पदार्थ रहता है। तो इन सब क्वेश्चन भी आपको प्रकाश संश्लेषण से संबंधित यदि जब आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन सी पेड़ देती है, तो वो
पीपल की पेड़ देती है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। तो इतने सारे प्रश्न जो है आपके जो है एक पेज में हो गया। अब अगला पेज में चलते हैं, केवल और केवल प्रश्न का ही बौछार रहने वाला है। अगला है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर राज करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी लुटेरा पहले कौन था? इन सब क्वेश्चन को आपको याद रखना। तो भारत आने वाला जो है सबसे पहले मुसलमान कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम बार आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में दाहिर के समय आया था। उस समय हिंदू राजा कौन था? दाहिर। दाहिर के समय आया था जो है मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम मुसलमान जो भारत आया था सबसे पहले, वो कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम, जो सबसे पहले आक्रमण किया था, सबसे पहले आक्रमण किया था। राज किया सबसे पहले जाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का नींव रखा। उससे पहले कोई भी जो कि राज करने के उद्देश्य से नहीं आया था। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत से पहले भी राज किया था। ये सब लुटेरा था। मोहम्मद गजनबी 25 बार जो है 17 बार, टोटल 17 बार आक्रमण किया था, इसे भी नहीं भूलना। और अंतिम आक्रमण उसका जो है जाटो के प्लेट से था। अंतिम आक्रमण किससे था? तो गुजरात से, वहां के जाटो के प्लेट से था वहां का उसका। अब मोहम्मद गजनबी का जो अंतिम आक्रमण था, जिसका विरोध किया था, जाट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वो कौन था? तो मेगास्थनीज था। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन हम कुछ करा देते हैं। मौर्य वंश किसे पराजित करके जो है अपने वंश के नींव रखा? तो ये घनानंद को, नंद वंश को समाप्त करके। और नंद वंश के प्रतापी राजा थे धनानंद। और धनानंद वंश को, नंद वंश के राजा घनानंद बहुत अहंकारी था। और यही जो है आचार्य चाणक्य, जिस चैनल पे अभी आप पढ़ रहे हैं, आचार्य चाणक्य को अपने दरबार में इंसल्ट किया था। और इसी इंसल्ट के चलते ने आचार्य चाणक्य ने नया चीज जो है मौर्य वंश में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है अपने साम्राज्य के ऊपर जो है खड़ा कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को। और नंद वंश का समूल विनाश कर दिया। और यहाँ तक कि उसकी जो है बहन से शादी भी करवा दिए, जिनसे जो है बिंदुसार पैदा लिया था जी। तो चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश की नींव किसने डाला? तो मौर्य वंश की नींव जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने डाला था। मौर्य वंश का जो है बात करें वर्णक्रम क्रम के, कौन कौन राजा के इस प्रकार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए बिंदुसार आए, उनके पुत्र बिंदुसार के पुत्र हुए जाकर के सम्राट अशोक हुआ है जी। और ये 3 पीढ़ी तक जो है माना जाता आचार्य चाणक्य जीवित है। और ये सिकंदर के भगाने में भी बहुत भूमिका माना जाता उस समय, यदि जब आचार्य चाणक्य नहीं होते तो आज भारत कई और टुकड़ों में टूटा हुआ होता है। तो आचार्य चाणक्य का पुस्तक है जो बहुत फेमस है, उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है विष्णुगुप्त, आचार्य चाणक्य बोले या फिर विष्णुगुप्त बोले या फिर कौटिल्य बोले, तीनों के तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तीनों कौटिल्य बोले, सभी के सभी जो है एक ही आदमी का नाम है। तो इनसे क्वेश्चन भी आ सकता है। उनके दरबार में सेल्यूकस निकेटर था, जो यूनानी आक्रमणकारी था। सेल्यूकस निकेटर के जब बहन हेलेना से विवाह कर लिए तो उनमें जो है दहेज में मेगास्थनीज आया। मेगास्थनीज को बोला जाता है कि हाथी का भी यूरोप में विस्तार जो है चंद्रगुप्त मौर्य से ही किया गया था। और वो मेगास्थनीज का पुस्तक यहाँ पे इंडिका पुस्तक किसकी है? तो इंडिका पुस्तक आपके जो है मेगास्थनीज का हो जाएगा। मेगास्थनीज बहुत दिन तक भारत में रहा था और बहुत उनकर कहानियां और जो है बहुत प्रकार के इनका उपन्यास लिखा हुआ। विटामिन की खोज किसने किया? विटामिन की खोज 1901 ईस्वी में फंक ने किया था। 1901 ईस्वी में फंक ने किया था विटामिन की खोज। सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। विटामिन थोड़ा सा बता देते हैं। विटामिन ए होता है यहाँ पे बी, सी, डी और एक के होता है, इतना पूछता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। जो आंख की बीमारी है,
जो आंख की बीमारी है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी 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 बेरी। सी की कमी से होता है स्कर्वी, और डी की कमी से होता है रिकेटस रिकेटस। स्कर्वी बीमारी चमड़ा का है, रिकेटस बीमारी पूरे शरीर का जो सूखा होता है। स्कर्वी बीमारी जो दांत का खास करके मसूड़ा में ब्लड आ जाता है। और विटामिन एक ई होता है, ई जो है बंझापन के लिए होता है, जिससे बाल बच्चा पैदा नहीं होता विटामिन ई की कमी से। और के जो है बाल को उड़ना या बालों को उड़ना, रक्त को थक्का बनाने में भी सहायक होता है। तो विटामिन से इतना सारा प्रश्न आपके लिए उपयोगी बनता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन क्लास में थोड़ा बहुत हैरान हो ही जाता है आदमी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज फंक हो गया। स्टेनलेस स्टील किसके मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु से क्वेश्चन आ गया। तो मिश्र धातु का 2-3 क्वेश्चन बहुत फेमस है। पूछता कांसा, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो एक नामे हुआ कांसा मतलब कस्सन, कॉपर और टीन का, कॉपर और टीन का मिश्र धातु है, कॉपर और टीन का। पीतल, पीतल तो पीतल किसका? तो कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक। एरा बोलते हैं कज्जन, कॉपर और जिंक एरा बोलते हैं कस्सन। कॉपर सन मतलब एसन जो है, एसन टीन का होता है कि संकेत होता है। कस्सन मतलब कांसा हो गया, कज्जन मतलब हो गया पीतल। का स्टेनलेस स्टील बोलता है लोहा, लोहा निकेल और क्रोमियम तीनों मिलेगा तब जाकर के जो है क्रोमियम, तब जाकर के जो हम लोग का क्या बनेगा? तो स्टील बनेगा। आज की FeNiCr, इसे अंग्रेजी में आप संकेत के माध्यम से जानना चाहते हैं तो लोहा निकेल और क्रोमियम। फेनिकर, फेनिकर इस प्रकार आप इसे जो है याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आयरन क्रोमियम निकेल हो गया इसका, कांसा यहाँ गया कॉपर और टीन का। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ होता? तो ये पंजाब के अमृतसर में होता। कहाँ होता जालियांवाला बाग? तो ये होता पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को होता है, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश देता है। इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, जिसमें जो है सभी के सभी जो है मारे गए थे। अगला, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून का होता है, 21 जून का होता है, जिसे बड़ा दिन को बोला जाता है अवसर, बड़ा जून को, बड़ा दिन को अवसर बोला जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध भगवान से क्वेश्चन, बुद्ध से क्वेश्चन आ जाएगा। तो बुद्ध से कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है ये पहले बता देते। बुद्ध से क्वेश्चन यदि जब आएगा तो भगवान बुद्ध का जन्म मरण बचपन का नाम। भगवान बुद्ध, 1 मिनट में बुद्ध का परिचय करवा दूंगा। भगवान बुद्ध का जन्म जो है 540 बीसी में हुआ था, 540 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी माता का नाम थी, माता का नाम जो ओरिजिनल माता थी महामाया। बोला जाता है जन्म के समय ही अपने माता को निगल गया था, ऐसा उनका समाज बोलता था। जन्म के समय इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि पहले अस्पताल नहीं हुआ करता था, पहले जो है घर में ही जन्म होता था। यहाँ तक कि हम लोग का जन्म भी घर में हुआ है। अभी कुछ पीढ़ी, अभी कुछ 10 वर्ष 15 वर्ष के अंदर जो है कि अस्पताल का विकास हुआ है ज्यादातर। तो महामाया जो थी उनकी जन्म के समय ही मृत्यु हो गया था। इनकी पालन पोषण सौतेली माँ किए थे, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। पिता ने उनकी जो साली होती है उनसे जो विवाह कर लिए तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। इनसे जो है यही इनकी सौतेली माँ, स्टेप मदर अंग्रेजी में बोला जाता है, उनसे इनका विवाह हुआ था। पत्नी का नाम था यशोदा, यशोधरा या यशोदा, यशोदा था। इनका एक पुत्र भी था और उनके पुत्र का नाम था राहुल, उनके पुत्र का नाम था राहुल। तो ये था भगवान बुद्ध। गिरि त्याग की घटना को घोड़ा से दिखाया जाता है, कि इनके ज्ञान की रचना को जो दिखाया जाता है बोधि वृक्ष से दिखाया जाता है। बुद्ध भगवान जो है फल्गु नदी के तट पर गया में बैठ करके, इनको गया में नहीं राजगीर में बैठ करके ये जो है तपस्या की। और 12 वर्ष की कथा, 12 वर्ष नहीं 6 वर्ष, 1929 529 में छोड़े, नहीं 6 वर्ष की तपस्या के बाद जो है 29 वर्ष के उम्र में छोड़े से, 29 वर्ष के उम्र से जो है 35 वर्ष की उम्र तक तपस्या किए थे। ये थे भगवान बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन। मृत्यु हुआ था 563 बीसी में, ये भी याद कर लेना है।
की जन्म हुआ था 563 में। भगवान बुद्ध की जन्म जो है 563 बीसी में हुआ था। हाँ, 563 बीसी में जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था 540 बीसी में। उल्टा बता दिए थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है। महात्मा बुद्ध हो ही गया जी की साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज लाला लाजपत राय किए थे। इन्होंने बोले थे मेरे सिर पर एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी ताबूत का कील साबित होगा। यह लाला लाजपत राय किया था। और 1928 में इनकी जो है लाठीचार्ज के करते हुए विरोध में घायल अवस्था में इनकी जो है मृत्यु हो गया था। मेरे सिर पर इनका कथन है, मेरे सिर पर एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी ताबूत का कील साबित होगा। और इनकी जो है इनके जो है शेर ए पंजाब के भी नाम से लाला लाजपत राय को जाने जाते हैं। अगला है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या। जब अमेरिका ने भारत को कंप्यूटर देने से मना कर दिया था भारत पाक युद्ध के बाद, तो भारत ने कंप्यूटर में सिद्धार्थ बनाया। लेकिन परिणाम यह है कि आज जो है दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर को बेचने वाला देश जो है भारत बन चुका है। सिद्धार्थ सबसे पहला कंप्यूटर था। फर्स्ट कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ, पहला कंप्यूटर। यहाँ सिद्धार्थ से एक और बुद्ध से क्वेश्चन हम लोग का छूट गया है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था, बुद्ध के बचपन के नाम, बुद्ध के बचपन के नाम था जी की पूछता। बुद्ध के शिष्या कौन थी, तो आम्रपाली थी। उनकी एक शिष्या भी थी जिनके नाम थे आम्रपाली, ये भी याद कर लेना। अगला, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग वेद से मिलता है। वेद से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पुराना ग्रंथ कौन है, तो सबसे पुराना ग्रंथ जो है वेद है। सबसे पुराना ग्रंथ की बात की जाए तो पुराना ग्रंथ जो है वेद है, पुराना ग्रंथ वेद है। वेद कितना होता है, तो वेद 4 होता है। वेद 4, ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होता है। ऋग वेद होता है, से सामवेद होता है, सामवेद और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और एक होता है हमारा यजुर्वेद। क्रम की बात की जाए तो सबसे पुराना ऋग्वेद, दूसरा नंबर पे सामवेद, तीसरा नंबर पे अथर्ववेद और चौथा में तीसरा में आता है यजुर्वेद और चौथा में आता है अथर्ववेद। सबसे अंतिम में इसी का निर्माण हुआ था, सबसे अंतिम में अथर्ववेद का निर्माण हुआ है। जादू टोना सब चीज का वर्णन जो यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञ का वर्णन, जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में, जादू टोना माया जाल ये सब जितना भी भूत पिचास वाला चीज होता है सब अथर्ववेद में। और यजुर्वेद में जो होता है वो अजुर्वेद में होता है, आपका यज्ञ का वर्णन होता है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। सारे गामा पौधा निसर ये सब सामवेद में जिक्र होता है। और ऋग्वेद में 1024 गो ऋचाएं हैं और सभी और अलग अलग मंडल है, जिसमें जो है नौमा मंडल सोम देवता का उल्लेख, इसी प्रकार इंद्र का उल्लेख है। ये सब प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। वेद के संकलनकर्ता कौन थे, तो महर्षि वेद व्यास थे। अगला, मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर कहाँ होते, तो पाचन की क्रिया मानव शरीर की बात की जाए तो मानव शरीर में टोटल के टोटल जो है पाचन क्रिया से क्वेश्चन आया। आहार नाल मतलब पाचन क्रिया, हम लोग भोजन खाते हैं तो मुंह से ही चबाया शुरू हो जाता है, दांत से। तब भोजन का पाचन जिस अंग से होता है उसे हम लोग बोलते हैं आहार नाल। एकदम समझते जाना, क्योंकि साइंस है, डाटा चेंज कर सकता है। शुरू होता है मुख गुहा से। पहले हम रोटी खाते तो मुंह से लार की सहायता से चबाता है। मुख गुहा के बाद जाता है ग्रसनी में, फिर ग्रास नली में, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, यकृत, छोटी यकृत होता है लीवर जिसे बोलते हैं। फिर होता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें अधिक लंबे समय तक रहता है भोजन। फिर होता है बड़ी आंत होती है। और अंत में हो जाता है रेक्टम। और यहाँ से मल के रूप में जो है भोजन संचित होकर रेक्टम में जमा रहता है। और टाइम पे जो है हम लोग उसे निकालते हैं। तो भोजन पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो भोजन के पाचन शुरू होता है आपके मुख गुहा से। मुंह में हम लोग भोजन चबाते हैं। उसके बाद ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, यकृत, छोटी आंत में भोजन हम लोग का 6 से 8 घंटा रहता है। भोजन को पाचन में टोटल 6 से 8 मीटर इसकी लंबाई होता है। 6 से 8 मीटर लंबाई होती है। पूरे की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, जिसमें 6 से 8 मीटर लंबाई केवल छोटी आंत की होती है। इसी में बहुत ज्यादा जो अंगुली नुमा रचना पाई जाती है, जिससे जांता में जो है जो मिल वाला होता है जो गेहूं चावल को पीसता है उसमें रगड़ के धूल बना देता है, उसमें भी अंगुली नुमा रचना पाया जाता है और वो जो है भोजन को पचा देता है।
बड़ी आंत में है जो जल का अवशोषण आता है। पूछता क्वेश्चन बड़ी आंत में क्या होता है, तो जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण जो है बड़ी आंत में होता है। रेक्टम, रेक्टम में मल जाकर के संचित हो जाता है। ये तो कुछ नहीं है, बौछार तो मेरे मुंह द्वारा और कलम द्वारा हो रहा है। इसमें तो केवल एक जो है एक तरीका हम लोग का हेल्प मिल गया कि इससे जो है पढ़ा लेते हैं, क्योंकि एक पढ़ाने के लिए जो एक टॉपिक का होना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत क्वेश्चन तो आ रहा है कहाँ से, तो क्वेश्चन तो मेरी जुबा से निकल रहे हैं और कलम से बौछारों से जो है क्वेश्चन बहुत सारे बनने वाले हैं। देखिए एग्जाम में जो बेसिक बेसिक प्रश्न है वही प्रश्न को केवल मैं है कि निकाल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन की बात करें, आनुवंशिकता के नियम, छोटी आंत में सबसे ज्यादा भोजन पचता है। आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? आनुवंशिकता का नियम का प्रतिपादन जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और कौन पौधा से किया था, तो मटर के पौधा से। मटर के पौधा से इन्होंने जो है आनुवंशिकता के नियम को खोज किया था। मटर के पौधा से कौन, तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ग्रेगर जॉन मेंडल। एक मिनट थोड़ा सा, मटर के पौधा, तो मटर के पौधा से जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज किया था। इसमें जो है डीएनए का जो कि फिंगरप्रिंट, इस सब का खोज जो है इसमें पढ़ना है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, डीएनए का खोज किया था वाटसन एवं क्रूक ने किया था, खोज उसका। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किसमें मापी जाती है, तो मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है। लेकिन ध्वनि के चाल की बात की जाए तो चाल मापी जाती है मीटर प्रति सेकंड में। चाल मापी जाती है मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन तीव्रता मापेगा कितना तीव्रता, तो तीव्रता की बात करें तो इसे डेसिबल में माना जाता है, डेसिबल में। और हम लोग जो है कितना डेसिबल सुन सकते हैं, तो 90 डेसिबल। 90 डेसिबल को जो है मानव ध्वनि सुन सकता है, 90 डेसिबल। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया हो सकता है। 90 डेसिबल का ध्वनि हम लोग जो है सुनते हैं, याद करना है सभी का। डेसिबल ध्वनि का एक और मात्रक क्या है, तीव्रता मापने के लिए डेसिबल है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश कौन है, तो सबसे बड़ा महादेश से क्वेश्चन आ गया। तो टोटल के टोटल महादेश को हम लोग 6 कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सबसे बड़ा है एशिया है, एशिया के बाद आ जाएगा अफ्रीका, एशिया के बाद अफ्रीका आ जाएगा। तो दूसरा नंबर बोला है तो अफ्रीका। सबसे छोटा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सबसे छोटा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अपने क्वेश्चन को सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो सबसे दक्षिणी गोलार्ध में बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बाल बालपन किस सिद्धांत पर काम करता है? बाल पेन नहीं है, बॉल होगा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पृष्ठीय तनाव पे। बॉल पेन के खोज किसने किए थे, तो ये किए थे फाउंटमैन। फाउंटमैन, फाउंटमैन ने किए थे। फाउंटमैन ने बॉल पेन के खोज किए थे, और ये पृष्ठ तनाव पर काम करता। सतह पे जैसे ही कलम रखाता है तनाव उसमें बढ़ जाता है। बॉल पेन से ही ले जाकर आप लोगों को OMR जाकर के रंगना है, ये भी याद रखना है। बॉल पेन से रंगने वाला OMR होगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम जो होता है, टीए वाला होने वाला एग्जाम जो ऑफलाइन हो रहा है, उसमें बॉल पेन का ही यूज आता है। तो बॉल पेन कौन सिद्धांत पे काम करता है, तो वो पृष्ठ तनाव पे काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर बनाए जाते, तो रेशम के कीड़े जो है शहतूत के पत्ती पर होता है। रेशम के कीड़ा शहतूत के पत्ती पर होता है, याद कर लेना है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी तांबा के लिए, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए, बैलाडिल्ला लौह अयस्क के लिए, बहुत सारे जगह जो है फेमस है इसको के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र, फिर हम भी तो शुक्र लिख रहे हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह बुध हो जाएगा यहाँ पे, और सबसे दूर ग्रह वरुण हो जाएगा। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और आंख में हम लोगों का कौन लेंस पाया जाता है, तो वो उत्तल लेंस पाया जाता है, इसे भी याद कर लेना। और उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन हमारे आंख जो उसे जो है सीधा करके उसे दिखा देता है। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण विकिरण विधि द्वारा होता है। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का विकिरण जो है सूर्य से पृथ्वी पर आता है विकिरण विधि द्वारा, मतलब फैलते आता है, उष्मा का विकिरण होता है। डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया, डीएनए के खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, अभी बताया डेसिबल में। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर, कीट पालन सेरिकल्चर। और आपके जो है फलों का अध्ययन पोमोलॉजी होता है, और जनसंख्या का अध्ययन जो है डेमोग्राफी होता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि अब क्लास अच्छे लगे होगा तो आप लोग जो है लाइक कमेंट और शेयर इसे कर दीजिएगा।
ना कोनो हाथ